सबसे पहले देखते हैं 18वीं शताब्दी से पूर्व का विश्व कैसा था। 18वीं एवं 19वीं शताब्दी की घटनाओं को समझने के लिए 18वीं शताब्दी से पूर्व की घटनाओं को समझना आवश्यक है। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थी। इंग्लैंड में सामंतवाद का अंत, यूरोप के शेष भागों में सामंतवाद का अंत बहुत बाद में हुआ। शहरों और कस्बों की संख्या में वृद्धि, व्यापार में वृद्धि, भूमि आधारित अर्थव्यवस्था या सामंतवाद का मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था में संक्रमण, व्यापारिक वर्ग और निरंकुश सम्राटों का उदय, इंग्लैंड में आंशिक लोकतंत्र था और 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद राजशाही की बजाय संसद की सर्वोच्चता थी। कैथोलिक चर्च की शक्तियों में ह्रास हुआ, वाणिज्यिक पूंजीवाद का उदय और इंग्लैंड और फ्रांस की प्रतिद्वंदिता चरम पर। इन सब के बारे में जरा सा विशेष से जानेंगे। सामंतवाद, फ्यूडलिज्म क्या था सामंतवाद? 600 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक की अवधि को यूरोप इतिहास के मध्यकाल की संज्ञा दी गई है। विशेष रूप से पश्चिमी यूरोप में इस अवधि के दौरान कई सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। मध्यकाल के दौरान पश्चिमी यूरोप में ऐसी सामाजिक व्यवस्था विकसित हुई जो शेष विश्व से बहुत भिन्न थी। इसे सामंतवाद के नाम से जाना जाता है। सामंतवाद शब्द फ्यूड शब्द से निकला है, जिसका अर्थ भूमि का सशर्त स्वामित्व होता है। सामंतवाद ऐसी नई सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था थी जो मध्यकाल 600 से 1500 ईस्वी में पश्चिमी यूरोप में तथा आगे चलकर यूरोप के अन्य भागों में प्रचलित हुई। इसके अंतर्गत समाज में वर्गों का विभाजन कठोर था। राजनीतिक रूप से देखें तो यहाँ कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी और ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था का प्रचलन था। इस प्रकार ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था वस्तुतः आत्मनिर्भर थी और अधिशेष उत्पादन बहुत कम था, जिससे व्यापार की संभावना न्यून हो गई थी। अतः व्यापार एवं शहरों के पतन को इसकी एक विशेषता के रूप में देखा गया है। सामंतवाद के अंतर्गत केंद्रीय राजनीतिक शक्ति के प्रभाव के कारण बहुत सारे सामंतों का राजनीतिक वर्चस्व कायम था, जो राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक मामलों को नियंत्रित करते थे। इस समय राजा बहुत शक्तिशाली नहीं था। सामंत किसान का शोषण करते थे और सर्फडम सामंतवाद की महत्वपूर्ण विशेषता बन गई थी। इसके अतिरिक्त यूरोप में चर्च का प्रभाव धार्मिक मामलों से परे भी विस्तृत था। सामंतवाद का विकास क्यों हुआ? पश्चिमी यूरोप में केंद्रीय राजनीतिक शक्ति के अभाव के कारण सामंतवाद का विकास हुआ, क्योंकि इस समय पश्चिमी यूरोप कई छोटे और बड़े राज्यों में बिखर गया था। ऐसी व्यवस्था में स्थानीय सामंत राजा की तुलना में अधिक शक्तिशाली हो गए और सामाजिक मामलों को नियंत्रित करने लगे थे। सामंतवाद की विशेषताएं क्या थी? सामंती व्यवस्था में अर्थव्यवस्था ग्राम आधारित थी और ये ग्राम आत्मनिर्भर थे। इस अवधि के दौरान कस्बों के साथ व्यापार में गिरावट आई। शक्ति का मुख्य स्रोत भूमि थी, न कि मुद्रा। अब थोड़ा सा मैनर के बारे में जरा देख लेते हैं। एक पिक्चर है, इसे जरा देख लीजिएगा। मैनर में किसान सामंत की भूमि पर काम करते थे, जिसे कई जागीरों या मैनरों में संगठित किया गया था। प्रत्येक मैनर में एक गढ़ यानी सामंत का घर, किसानों के लिए काम करने हेतु खेत, किसानों के रहने के लिए घर, किसानों के लिए गैर कृषि वस्तुओं का उत्पादन करने हेतु कार्यशालाएं और लकड़हारों हेतु लकड़ी काटने के लिए साझा जंगल होते थे। मैनर में जो भी उत्पादन होता था उसका सामंत और निवासियों द्वारा उपभोग किया जाता था, जबकि इसमें से बहुत कम वस्तुओं का व्यापार किया जाता था। मैनर के श्रमिकों में सर्फ और काश्तकार किसान सम्मिलित थे। खेत छोटे छोटे भूखंडों में विभाजित थे। हालांकि भूमि का कुछ भाग काश्तकारों को दिया गया था, जो सामंत को कर के रूप में उपज के एक भाग हिस्से का भुगतान करते थे। शेष भूमि सामंत के अधीन होती थी। सामाजिक और आर्थिक प्रणाली, जरा सा सामाजिक और आर्थिक प्रणाली को देख लीजिए। किसान, इस काल में किसान निम्नलिखित में वर्गीकृत थे। सर्फ, फिर स्वतंत्र भूधारक,
कृषिदास या छोटे पट्टेदार, स्वतंत्र व्यक्ति, ये 4 हिस्से में किसान बटे हुए थे। तो सबसे पहले सर्फ के बारे में देख लेते हैं। सर्फ सामंत की भूमि पर निःशुल्क काम करते थे और इसकी इच्छानुसार इन्हें सभी कार्य करने पड़ते थे। वे स्वतंत्र नहीं थे और भूमि से बंधे थे। इसका अर्थ यह था कि भूमि स्वामित्व में परिवर्तन होने के साथ ही सर्फ का स्वामी भी परिवर्तित होकर एक सामंत से दूसरा सामंत हो जाता था। इस प्रणाली को सर्फडम के नाम से जाना जाता था। स्वतंत्र भूधारक, फ्री होल्डर्स, इन्हें सामंत से अपनी भूमि मिलती थी। ये स्वतंत्र होते थे और केवल सामंत द्वारा निर्धारित कर का भुगतान करते थे। कृषिदास या छोटे पट्टेदार, इन्हें भी अपनी भूमि सामंत से मिलती थी। कुछ निश्चित दिन ये सामंत के लिए काम करते थे, अन्यथा ये स्वतंत्र होते थे और अपनी कृषि उपज के एक भाग के रूप में कर का भुगतान करते थे। स्वतंत्र व्यक्ति, ये ऐसे सर्फ थे जिन्हें उनके सामंत द्वारा अपने विवेकाधिकार से मुक्त किया गया होता था। राजा और सामंत, सामंती पदानुक्रम में शीर्ष पर राजा होता था। राजा के नीचे सामंत लोग भी अधिपति सामंत और अधीनस्थ सामंतों के पदानुक्रम में व्यवस्थित होते थे। प्रत्येक सामंत केवल अपने अधिपति के मातहत भूमिधर होता था। मातहत होने का अर्थ निष्ठा रखना या निष्ठावान होना होता था, जिसके बदले उसे कुछ औपचारिक अधिकार मिलते थे। यह पदानुक्रमित प्रणाली अलंघनीय थी क्योंकि अधीनस्थ सामंत केवल अपने तत्कालीन अधिपत्य के आदेशों का पालन करता था, न कि पदानुक्रम में और ऊंचे सामंतों का। इस प्रकार दोहरे कमान की एक ऐसी व्यवस्था विकसित हुई जिसमें केवल 2 क्रमागत स्तरों के मध्य ही विभिन्न प्रकार के संबंध विकसित हुए। राजा केवल ड्यूक और अर्ल को आदेश दे सकता था, जो अपने अधीनस्थ सामंतों को आदेश देते थे। ड्यूक और अर्ल को बैरन से सैन्य सहायता मिलती थी, जो सैन्य जनरलों की भांति होते थे, जो आगे नाइट्स पर निर्भर होते थे, जो वास्तविक योद्धा होते थे। इसके अतिरिक्त स्वयं कोई भी सामंत अपने अधीन भूमि का प्रत्यक्ष स्वामी नहीं होता था। वह अपने अधिपति के नाम पर भूमि रखता था। इस प्रकार कानूनी रूप से सभी प्रदेश राजा के अधीन थे। केवल राजा को सामंत के बेटे को नाइट्स की पदवी देने का अधिकार होता था, जो तब अपने नाम के साथ सर जोड़ सकता था। प्रत्येक सामंत के पास अपने सैनिक होते थे और वह अपनी जागीर का एकमात्र अधिकारी होता था। इस प्रकार कार्यात्मक शब्दों में कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी और राजा केवल कानूनी अर्थों में केंद्रीय शक्ति था। परिणाम स्वरूप इस समय राजनीतिक एकता की बहुत कमी थी। धीरे धीरे यह पदानुक्रम वंशानुगत हो गई। सामंत के पुत्र अगले सामंत बन जाते और उसके पिता ही जागीर उनकी जागीर बन जाती थी। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सामंती समाज में वर्गों का विभाजन कठोर था, जिसमें सामाजिक गतिशीलता के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। राजा के पास कोई वास्तविक अधिकार नहीं था और शक्तिशाली सामंत जनता, जिसमें से अधिकांश लोग किसान थे, के कल्याण के लिए नहीं सोचते थे। अधिकांश उपज सामंतों द्वारा विलासितापूर्ण जीवन जीने में बर्बाद कर दी जाती थी। इस कारण समाज में आर्थिक जड़ता आ गई थी। किसानों के लिए गतिविधियों की कोई स्वतंत्रता नहीं थी, क्योंकि वे भूमि से बंधे थे और व्यक्तिगत उद्यमिता की कोई संभावना नहीं थी। आइए जरा जान लेते हैं चर्च के बारे में। क्या था चर्च? रोमन कैथोलिक चर्च भी सामंतवादी संस्था जितना ही शक्तिशाली था। जब यूरोप के शासकों ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया तो चर्च का नेतृत्व करने वाला पोप पश्चिमी यूरोप के ईसाई जगत का प्रमुख बन बैठा। 6वीं सदी से पोप प्रायः राजा की तुलना से अधिक शक्ति रखता था और उससे अपने आदेशों का पालन करवा सकता था। प्रारंभ में ईसाई चर्च वह स्थान जहाँ पादरी रहते थे, उच्च शिक्षा संस्थान थे। पादरी लोग के नैतिक जीवन और गरीबों के कल्याण के लिए काम करते थे।
लेकिन शीघ्र ही चर्च में भ्रष्टाचार फैल गया। चर्च की बुराइयां। शासनकाल पर चीनी नियम पुस्तिका ताओ ते चिंग में 2400 वर्ष पहले उपदेश दिया गया था। प्राचीन लोगों की परिपाटी ऐसी थी जिसमें लोगों का ज्ञानवर्धन नहीं हुआ। इससे घृणा करने की बजाय वे इसका उपयोग करते थे, क्योंकि जनता पर शासन करना तब कठिन होता था, तब उसके पास बहुत अधिक ज्ञान होता था। इसलिए ज्ञान के माध्यम से राजा पर शासन करना राज्य को दृढ़ बना देना है। अज्ञानता के माध्यम से राज्य पर शासन करने से राज्य में स्थिरता आती है। चर्च ने अपना शिकंजा बनाए रखने में इस सिद्धांत का उपयोग किया। इसके साथ ही, जैसा कि हम बाद में देखेंगे, लोगों के प्रबोधन का ज्ञानवर्धन की शक्ति अमेरिका और फ्रांस की क्रांतियों को विचारों की क्रांति बनने में बहुत अधिक महत्वपूर्ण थी। मध्य युग में 600 ईस्वी से 1500 ईस्वी चर्च में निम्नलिखित बुराइयों का समावेश हुआ। चर्च के पदों के लिए धन, प्रत्येक अनुष्ठान के लिए धन, पाप धुलने के लिए धन। उदाहरण के लिए, चर्च ने क्षमा पत्र बेचना आरंभ कर दिया, जिसे खरीदने पर पाप धुलने के लिए तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती थी। पोप, नन, बिशप इत्यादि भ्रष्ट हो गए और राजाओं की तरह जीवन जीने लगे। चर्च के पास विशाल संपत्ति का स्वामित्व था। इस स्थिति में सुधार के लिए चर्च से जुड़े कुछ लोगों ने घुमंतु पादरियों को प्रचलित किया। इन पादरियों का घर बार नहीं होता था और ये आत्म त्याग और शुद्धता का उदाहरण स्थापित करते हुए आम जनता के बीच यात्रा करते थे, लेकिन शीघ्र ही वे भ्रष्ट हो गए। उदाहरण के लिए, वे किसी भी विवाह को प्रमाणित कर देते थे और धन के लिए सभी पाप धो देते थे। मध्यकाल में शिक्षा प्रदान करने वाला एकमात्र संस्थान चर्च था। भविष्य में पादरी बनकर ही इस शिक्षा का उपयोग किया जा सकता था। शिक्षा का माध्यम लैटिन होता था, जो आम जन की भाषा नहीं थी। चर्च ने वर्ष में एक बार पादरी के सामने पापों की स्वीकृति को अनिवार्य बना दिया था और इस नियम के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान था। तर्क, विवेक और विज्ञान को हतोत्साहित किया जाता था। विज्ञान पर इतिहास के विषय की कोई शिक्षा उपलब्ध नहीं थी। यही कारण है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आगे चलकर होने वाले विकास वैज्ञानिक क्रांति के रूप में संदर्भित किया जाता है। अंधविश्वास और जादू टोना पर लोग बहुत अधिक विश्वास करते थे। चर्च हिंसक हो गया था। इसने उन लोगों को जलाने का आदेश दिया जो परमेश्वर, धर्म और यहाँ तक कि भौतिक घटनाओं के संबंध में उनके विचारों का विरोध करते थे। ऐसा अपधर्म के आरोप पर किया जाता था। चर्च द्वारा प्रचारित परमेश्वर का महिमा मंडल करने वाले सिद्धांतों, जैसे पृथ्वी सपाट है या संपूर्ण ब्रह्मांड पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, का खंडन करने वाले वैज्ञानिक सिद्धांतों को प्रतिपादित करने वाले कई वैज्ञानिकों को चर्च के कोप का शिकार होना पड़ा। डायन के रूप में और बुरी आत्माओं से ग्रस्त होने के रूप में पहचाने जाने के बाद उनमें से कईयों को जला दिया जाता था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा टॉपिक है परिवर्तनशील समय। उस समय क्या हुआ था, कैसे बदल रहा था हमारा समाज। व्यापार, कस्बों और शहरों का उद्भव। 7वीं सदी में हुए धर्म युद्धों से यूरोप अरब देशों के संपर्क में आया। इससे यूरोप का परिचय समृद्ध अरब सभ्यता और उसकी विलासितापूर्ण सामग्रियों से हुआ। परिणाम स्वरूप सामंत स्वामित्वों के मध्य पूर्व की विलासितापूर्ण वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी। इसके साथ ही उत्पादन के तरीकों में सुधार के कारण कृषि उत्पादकता में वृद्धि से भी किसानों के लिए गैर कृषि वस्तुओं का खरीदार बनना संभव हुआ। इन कारकों से पूर्व के साथ व्यापार में वृद्धि हुई। शिल्प और कस्बों, जहाँ शिल्प सामग्रियाँ तैयार की जाती थी, का भी महत्व बढ़ने लगा। विशेषकर 11वीं शताब्दी के मध्य की अवधि में शहरों, व्यापार और शिल्प का तेजी से उदय हुआ। धीरे धीरे किसानों ने कारीगरों अर्थात शिल्पकारों के रूप में काम करना आरंभ कर दिया और इन नए शहरों में व्यापारी आकर बसने लगे। जैसे जैसे कस्बों में कारीगर की संख्या में वृद्धि हुई, वैसे वैसे ये कस्बे विस्तृत होकर शहर बनने लगे। संपूर्ण यूरोप में
मुख्य रूप से भूमि आधारित व्यापारिक मार्गों या समुद्री बंदरगाहों के आसपास इन शहरों का विकास हुआ। बंदरगाहों से एशिया से आयातित वस्तुएं भूमार्गों के द्वारा यूरोप की मुख्य भूमि तक पहुंचाई जाने लगी। अपनी अवस्थिति और अच्छे प्राकृतिक बंदरगाह होने से भौगोलिक लाभ के कारण इटली में शहरों की अधिकतम विकास हुआ, जैसे कि वेनिस और जेनेवा जैसे समुद्री बंदरगाह शहर, जो पूर्व के साथ व्यापार की सुविधा देते थे। यूरोप में इन समय विकसित होने वाले समुद्री बंदरगाह तथा व्यापार और वाणिज्य के अंतर्देशीय केंद्र अभी भी यहाँ के समृद्ध शहर हैं। उत्पादन विधि में परिवर्तन, गिल्ड या संघ। बढ़ते व्यापार और कस्बों के साथ साथ शिल्प में विशेषीकरण के कारण पैदा हुई मांग को पूरा करने के लिए वस्तुओं के उत्पादन की पद्धति में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई। कस्बों के व्यापारियों और कारीगरों ने स्वयं गिल्डों में संगठित करना आरंभ कर दिया, जो उत्पादित की जा रही वस्तुओं के लिए विशिष्ट होते थे। उदाहरण के लिए सुनार, नाई, चमड़ा श्रमिकों के गिल्ड आदि। गिल्ड प्रणाली के अंतर्गत एक प्रमुख शिल्पकार होता था, जिसके अंतर्गत 3 से 4 कर्मचारी या प्रशिक्षु काम करते थे। अब है व्यापारी वर्ग के प्रभाव में वृद्धि। व्यापारी वर्ग के प्रभाव में वृद्धि, व्यापार के पुनरुद्धार और शहरों के उद्भव के परिणाम स्वरूप मध्य वर्ग नामक एक नए वर्ग का उदय हुआ, जिसमें मुख्य रूप से व्यापारी सम्मिलित थे। धीरे धीरे शहरों ने सामंती नियंत्रण से स्वयं को मुक्त कर लिया। उनकी अपनी सरकार, जनसेवा और न्यायालय थे। ये लोग भूमि से नहीं बंधे थे। उनके पास व्यवसाय की स्वतंत्रता थी और ये स्वतंत्र पूर्वक चारों ओर आ जा सकते थे। इन शहरों द्वारा प्रदान की जाने वाली सामाजिक गतिशीलता ने गांवों से किसानों को भी आकर्षित किया। सर्प शहरों में स्वतंत्र थे और वे व्यापारियों के लिए आवश्यक श्रम बल प्रदान करते थे। अधिक संख्या में किसानों के आगमन ने शहरों में उत्पादित वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार प्रदान किया। शहरों की अर्थव्यवस्था मुद्रा आधारित थी और भूमि सत्ता का मुख्य स्रोत नहीं थी। स्वामी सामंत को अब श्रम के बजाय नकद में भुगतान किया जाता था। व्यापार से होने वाले लाभ में वृद्धि के कारण व्यापारियों के प्रभाव में वृद्धि हुई। पूर्व के साथ व्यापार में ऐसी वस्तुएं आईं जो पूरी तरह से यूरोप के लोगों के लिए नहीं थी। इसके अतिरिक्त ऐसी वस्तुओं की मांग बढ़ी क्योंकि वे जनता के बीच लोकप्रिय होने लगी थी। धीरे धीरे व्यापारियों ने शहरों में न केवल सामाजिक और आर्थिक बल्कि राजनीतिक जीवन को भी प्रभावित करना आरंभ कर दिया। अब है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की दिशा में संक्रमण। शहरों में नकदी आधारित आर्थिक प्रणाली प्रचलित हुई। यहाँ जीवन भूमि के बजाय धन के चारों ओर घूमता था। भूमि का उपयोग नकदी फसलों के उत्पादन के लिए किया जाता था, जो गैर कृषि वस्तुओं के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में काम करती थी, और कस्बों के किसानों को नकद में भुगतान मिलता था। सोने और चांदी के बजाय मुद्रा धन संपत्ति का प्रतीक हो गई। सोने और चांदी के रूप में बेकार पड़ी धन संपत्ति के विपरीत मुद्रा के रूप में मुनाफे का व्यापार होता था और इसे उद्योग में पुनः निवेश किया जा सकता था। ऐसी धन संपत्ति या मुद्रा को पूंजी कहा जाता है। गांव के स्थान पर शहर उत्पादन का केंद्र बन गया। राजा व्यापारी साठगांठ और किसान विद्रोह। राजा व्यापारी साठगांठ और किसान विद्रोह। राजा और व्यापारियों के बीच गठजोड़ में वृद्धि हुई क्योंकि दोनों ही राजनीतिक और आर्थिक शक्ति की आकांक्षा करते थे। जहां राजा सामंती स्वामित्व पर निर्भरता से छुटकारा पाना चाहते थे और चर्च के कम हस्तक्षेप की आकांक्षा रखते थे, वहीं व्यापारी व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से प्राप्त मौद्रिक लाभ द्वारा अपनी सामाजिक स्थिति की स्वतंत्रता का उपयोग करना चाहता था। मध्य युग 600 ईस्वी से 1500 ईस्वी के दौरान 14वीं शताब्दी में सामंती संस्थाओं के साथ ही चर्च के विरुद्ध भी कई किसान विद्रोह हुए। कई बार विद्रोही किसान नेताओं ने ऐसे धार्मिक सिद्धांतों का प्रचार किया जो चर्च से भिन्न था। इस प्रकार इन सभी घटनाक्रमों के कारण सामंती व्यवस्था का पतन होने लगा। हालांकि यह पूरी तरह से 19वीं शताब्दी तक ही समाप्त हो पाया।
अब चौथा टॉपिक है आधुनिक युग, मॉडर्न इरा। मध्य युग के अंत तक सामंतवादी व्यवस्था बिखरने लगी थी और आधुनिक युग में यह बिखराव और तीव्र हो गया। 14वीं से 17वीं शताब्दी तक पुनः जागरण और सुधार जैसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जिसके परिणाम स्वरूप सामंती व्यवस्था का अंत हो गया। पूर्ण जागरण और सुधार। पूर्ण जागरण के अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक हम लोग पूर्ण जागरण के बारे में जानते हैं कि आखिर है क्या पूर्ण जागरण। पूर्ण जागरण का अर्थ है फिर से जागना। पूर्ण जागरण लगभग 14वीं शताब्दी से आरंभ होकर 17वीं शताब्दी तक चला। इसका आरंभ इटली में हुआ, क्योंकि व्यापार ने इटली के शहरों में समृद्धि लाई थी, जो कि सामंती नियंत्रण से स्वतंत्र थी। अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण इटली विदेशी व्यापार का केंद्र था। 15वीं शताब्दी के अंत में खोजी समुद्री यात्राओं के बाद पुर्तगाल और स्पेन और बाद में हॉलैंड, फ्रांस और ब्रिटेन ने व्यापार पर हावी होना आरंभ किया। बाद में पूर्ण जागरण का विचार इटली से बाकी यूरोप तक फैल गया। यह प्राचीन साहित्य में पुनः अध्ययन और प्राचीन ग्रीस और रोम के बारे में जानने के लिए एक आंदोलन के रूप में आरंभ हुआ, लेकिन जल्द ही यह कला, धर्म, साहित्य, दर्शन, विज्ञान और राजनीति में नए विचारों के आंदोलन में बदल गया। इसके परिणाम स्वरूप यूरोप के बौद्धिक और सांस्कृतिक जीवन में चर्च के प्रभाव में गिरावट आई। चर्च मृत्युपरांत जीवन में शांति के बारे में बात करता था, जबकि पूर्ण जागरण के विचारकों ने इस धरती पर प्रसन्नता की बात की और चर्च के विचारों पर हमला किया। मानववाद पूर्ण जागरण की प्रमुख विशेषता थी। मानववाद का अर्थ है मानव जीवन में रुचि लेना, मानव की समस्याओं का अध्ययन करना, मानव का आदर करना, मानव जीवन के महत्व को स्वीकार करना तथा उसके जीवन को सुधारने और समृद्धि एवं उन्नति के बारे में प्रयास करना। इसका अर्थ है कि ईश्वर तत्व के बजाय मानवता पर ध्यान केंद्रित करना। पूर्ण जागरण ने धर्मशास्त्र के बजाय मनुष्य और प्राकृतिक को अध्ययन का केंद्र बनाया, पारलौकिक मामलों की चिंता का परित्याग कर दिया और उनका ध्यान जीवित व्यक्ति, उनके सुख दुख पर था। पूर्ण जागरण एक नई मानवतावादी और तर्कसंगत सोच वाले विचार के रूप में आया, जिसमें अंधविश्वासों का कोई स्थान नहीं था। मनुष्य की क्षमता, उसकी गरिमा और उसके अधिकारों पर बल दिया गया। धीरे धीरे कला और संस्कृति की विषय वस्तु भी मनुष्य और प्राकृतिक से संबंधित हो गई। जैसे मेरी और यीशु को धार्मिक प्रतीकों के बजाय मनुष्य के रूप में चित्रित किया गया। दा विंसी, माइकल एंजेलो और राफेल जैसे कलाकार पूर्ण जागरण आंदोलन के प्रमुख कलाकार थे। चर्चों में चित्रों का विषय स्वर्ग और नर्क से मानवीय रूपों में स्थानांतरित हो गया। ये एक पिक्चर है, द लास्ट सफर विंची एक पिक्चर है। इस प्रकार मानवतावाद नियतिवाद के विरुद्ध था। पूर्ण जागरण के प्रभाव का पता पश्चिमी के वर्तमान व्यक्तिवाद समाजों को देखकर लगाया जा सकता है, जिसके अंतर्गत अपने जीवन को स्वयं बदलने की क्षमता में विश्वास अभी भी किसी व्यक्ति के मूल्य प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। पूर्ण जागरण के कारण साहित्य में लैटिन और यूनानी भाषाओं में के स्थान पर स्थानीय यूरोपीय भाषाओं की प्रगति हुई। इस प्रकार पूर्ण जागरण ने भाषाई विकास और इसके माध्यम से राष्ट्रीय चेतना के विकास में सहायता की। द प्रिंसी में मैकियावेली ने राज्य की एक नई अवधारणा दी, जिसके अनुसार राज्य धर्म से ऊपर था और इसमें राजनीतिक मामलों के सर्वोच्च अधिकार निहित थे। राजनीतिक मामलों को धर्म से अलग माना जाने लगा। इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता को पूर्ण जागरण से जोड़ा जा सकता है। 15वीं शताब्दी के पहले 50 वर्षों में प्रिंटिंग प्रेस यानी छपाई खाना के आविष्कार ने शिक्षा और नए विचारों का प्रसार किया। हालांकि इसमें अशिक्षित गरीबों को कम प्रभावित किया। ये पहला प्रिंटिंग प्रेस है, आप देख सकते हैं ये पिक्चर के माध्यम से। प्रिंटिंग प्रेस जोहान्स गुटेनबर्ग में। वैज्ञानिक क्रांति भी इस परिवर्तन का एक उत्पाद था। इसका आरंभ पूर्ण जागरण काल के अंत यानी लगभग 17वीं सदी में हुआ और 18वीं
के अंत तक जारी रहा। भौतिक घटनाओं पर चर्च के दृष्टिकोण को त्याग दिया गया। केवल उन परिघटनाओं को स्वीकार किया गया जिन्हें वैज्ञानिक अवलोकन के तरीकों से समझाया और सत्यापित किया जा सकता था। इस प्रकार प्रयोगों के माध्यम से किसी परिकल्पना के परिलक्षण का ध्यान केंद्रित किया जाने लगा। कोपरनिकस ने पाया कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है और साथ ही उसने पृथ्वी के परिक्रमण का हेलियोसेंट्रिक यानी सूर्य केंद्रित सिद्धांत प्रस्तुत किया, अर्थात पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। यह चर्च के विचार की पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र थी, जिसे जियोसेंट्रिक यानी पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत कहा जाता था, उसके विरुद्ध था। चर्च ने उसे विधर्मी या धर्म विरुद्ध होने के लिए दंडित किया। उसका साथ देने वाले ब्रूनो को जलाकर मार दिया गया। गैलीलियो ने सन 1554 में टेलीस्कोप का आविष्कार किया और आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने के लिए इसका उपयोग किया। उसने कोपरनिकस के अवलोकन की पुष्टि की और सिद्ध किया कि ब्रह्मांड एक खुली प्रणाली या व्यवस्था है। चर्च का कहना था कि ब्रह्मांड एक बंद प्रणाली है और इसे भगवान द्वारा गतिमान रखा गया है और पृथ्वी इसका एक छोटा सा हिस्सा है। गैलीलियो पर भी विधर्मी होने का आरोप लगाया गया और उसे आगे खगोल विज्ञान पर काम करने की अनुमति नहीं दी गई। जर्मनी के केपलर ने गणित की मदद से यह समझाया कि ग्रह कैसे सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। न्यूटन ने केपलर के काम को जारी रखा और सिद्ध किया कि सभी आकाशीय पिंड गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार गति करते हैं। मानव शरीर के विच्छेदन के अध्ययन के माध्यम से विसेलियस ने मानव शरीर की शारीरिक रचना का पूरा विवरण प्रदान किया। 1628 में हार्वे ने रक्त परिसंचरण समझाया। इसने चिकित्सा विज्ञान में मदद की। यंत्रों एवं नए प्रकार के कंपास के आविष्कार और उन्नत जहाजों के विकास ने 15वीं शताब्दी के अंत में नई भूमियों की खोज में सहायता की। ये जहाज चाहे हवा की दिशा कुछ भी हो, किसी भी दिशा में चल सकते थे। वैज्ञानिक क्रांति ने 17वीं शताब्दी के मध्य में आरंभ हुए एक नए आंदोलन प्रबोधन के लिए मार्ग प्रशस्त किया, जो कि 18वीं शताब्दी के मध्य में अपने चरम पर पहुंच गया। ये कुछ पिक्चर है, इसको देख लेते हैं। ये पृथ्वी का मॉडल है जो बना हुआ है, ये टेलीस्कोप बना हुआ है, ये मानव का एक मॉडल बना हुआ है, कंपास बना हुआ है। सबसे पहला चित्र है वो कंपास का है, ये पहला जो कंपास का बना हुआ है। दूसरा है गैलीलियो का टेलीस्कोप, ये गैलीलियो द्वारा बनाया गया टेलीस्कोप था। तीसरा है वेसेलियस द्वारा मानव शरीर की शारीरिक रचना, ये वेसेलियस द्वारा मानव शरीर की शारीरिक रचना है। और चौथा हार्वे द्वारा रक्त परिसंचरण का प्रयोग, हार्वे द्वारा रक्त परिसंचरण का प्रयोग। प्रबोधन ने आत्म नियम, आधारभूत मानव अधिकार और लोकतांत्रिक विचारों पर बल दिया। यूरोप और अन्य स्थानों पर स्वशासन और लोकतंत्र की स्थापना के लिए आंदोलन के पीछे प्रबोधन प्रेरणा शक्ति था। इस प्रकार हम देखेंगे कि प्रबोधन ने अमेरिकी क्रांति 1776, फ्रांसीसी क्रांति 1789 और रूसी क्रांति 1905 से 1917 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुधार आंदोलन, रिफॉर्मेशन, सुधार आंदोलन के बारे में जरा देखते हैं। 16वीं शताब्दी धार्मिक सुधारों की भी साक्षी रही, जिसे प्रोटेस्टेंट सुधार या और कैथोलिक सुधार में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रोटेस्टेंट सुधार आरंभिक 16वीं शताब्दी कट्टरपंथी कैथोलिक चर्च की प्रथाओं और अधिकारों के विरुद्ध एक आंदोलन था। इसके परिणाम स्वरूप प्रोटेस्टेंटिज्म का उदय हुआ और कैथोलिक चर्च के विरोध में प्रोटेस्टेंट नेताओं ने यूरोप के विभिन्न देशों में प्रोटेस्टेंट चर्च स्थापित करना आरंभ कर दिया। क्षमा पत्र और चर्च की अन्य बुराइयों का विरोध करने वाले एक पादरी मार्टिन लूथर के नेतृत्व में पहला प्रोटेस्टेंट चर्च राजा के समर्थन से जर्मनी में 1520 से 1545 से स्थापित किया गया। राजनीतिक कारणों से भी जर्मन शासकों ने लूथर का समर्थन किया। वे पोप के अधिकार से स्वतंत्र चाहते थे।
पोप के अधिकारों से स्वतंत्रता चाहते थे और चर्च के धन पर नियंत्रण रखना चाहते थे। इसके तुरंत बाद प्रोटेस्टेंट सुधार यूरोप के बाकी भागों में फैल गया। यूरोप के विभिन्न भागों में राष्ट्रवाद के विकास के कारण रोम स्थिति कैथोलिक चर्च और पोप के प्राधिकार के विरुद्ध लोगों के मन में घृणा की भावना विकसित हुई। इंग्लैंड में राजा हेनरी VIII ने खुद को चर्च का प्रमुख घोषित कर दिया। इसके पश्चात रानी एलिजाबेथ ने रोमन चर्च से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर और कुछ सुधारवादी सिद्धांतों को अपनाकर इंग्लैंड के चर्च को आधिकारिक चर्च बनाया। प्रोटेस्टेंट चर्चों ने संभ्रांत लैटिन के बजाय लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को अंगीकार किया। बाइबल का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया गया। यह भारतीय पुनर्जागरण के दौरान संस्कृति के स्थान पर स्थानीय भाषाओं के प्रयोग के समान था। स्थानीय भाषाओं के उपयोग ने राष्ट्रीय चेतना को और बढ़ा दिया और इस प्रकार पुनर्जागरण और सुधार आंदोलन को यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रणेता कहा जा सकता है। तर्क शक्ति को धर्म की तुलना में अधिक महत्व दिया गया। 17वीं शताब्दी तक आधे यूरोप ने अपने प्रोटेस्टेंट चर्चों की स्थापना कर ली थी। कैथोलिक सुधार या प्रति सुधार या काउंटर रिफॉर्मेशन 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में या प्रोटेस्टेंट चर्च की बढ़ती हुई लोकप्रियता की प्रतिक्रिया में कैथोलिक चर्च द्वारा आरंभ की गई एक सुधार प्रक्रिया थी। स्पेन में सुधारवादियों ने यीशु के सैनिक के रूप में काम करने के लिए पादरियों का एक संगठन बनाया। इस संगठन के सदस्यों को ईसाई नाम दिया जाने लगा और वे अनुयायियों को वापसी हेतु फ्रांस और जर्मनी गए। उन्होंने भारत, चीन, अफ्रीका और अमेरिका में भी मिशन स्थापित किया। इन सुधारों के पश्चात दोनों संप्रदायों के अनुयायियों के बीच धार्मिक युद्ध आरंभ हुए और दोनों पक्षों के कई अनुयायी मारे गए। इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध हिंसा के परिणाम स्वरूप उत्तरी अमेरिका में उनका प्रवास हुआ, जहां उनके द्वारा स्थापित उपनिवेश के बाद वे यूएसए की स्थापना की नींव रखी। इंग्लैंड में राजा चार्ल्स प्रथम की कैथोलिक समर्थक धार्मिक नीतियों के कारण यह धार्मिक हिंसा ब्रिटिश गृह युद्ध यानी 1642 से 51 में परिवर्तित हो गई, जो संसद समर्थकों और राजशाही समर्थकों के मध्य सरकार के प्रारूप को लेकर लड़ा गया था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आरंभ। खोजी यात्राओं 15वीं शताब्दी के अंत में ने यूरोप में आधुनिक युग के आरंभ को विशिष्ट बनाया था। इसके परिणाम स्वरूप यूरोपीय लोगों ने एशिया और अमेरिका में नए देशों की खोज की। इटली दुनिया के शेष हिस्सों के साथ व्यापार में आभासी एकाधिकार स्थापित करने वाला प्रथम देश था। बाद में 15वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के नए क्षेत्रों की खोज के कारण व्यापार को बढ़ावा मिला। इससे कई यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया। इसके अतिरिक्त इन नए क्षेत्रों की खोज के साथ उपनिवेशवाद का आरंभ हुआ। प्रारंभिक औपनिवेशिक शक्तियां पुर्तगाल और स्पेन थीं। ब्रिटेन, डच और फ्रांस शीघ्र ही इस होड़ में सम्मिलित हो गए तथा पुर्तगाल और स्पेन को कई स्थानों पर उनके उपनिवेश से प्रतिस्थापित कर दिया गया। ये मैप देख लीजिए, ये मैप कैसे कैसे व्यापार का प्रारंभ हुआ है यूरोप से, कहाँ कहाँ लोग गए हैं। सबसे पहले यूरोप से जो लोग थे अमेरिका गए, उत्तरी अमेरिका की ओर गए, नॉर्थ अमेरिका की ओर गए, अफ्रीका की ओर गए, वहाँ से भारत की भी ओर आए थे अफ्रीका होते हुए, और एशिया महाद्वीप के कई छोटे छोटे देश को भी उन लोगों ने गए थे। अब है निरंकुश राजतंत्रों का उदय। राजा और मध्यवर्ग अधिकांशतः व्यापारी के गठजोड़ और मध्य युग 600 ईस्वी से 1500 ईस्वी के अंत तक सामंतवाद के पतन ने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने में राजा की सहायता की। निरंकुश राजतंत्र के रूप में शक्तिशाली शासकों ने सामंतों को अपने अधीन कर लिया और चर्च के राजनीतिक हस्तक्षेप को खारिज कर दिया। सन 1665 में निरंकुशता को एक लिखित संविधान में सम्मिलित करने वाला डेनमार्क प्रथम राष्ट्र बना। इसके अतिरिक्त प्रशा, वर्तमान जर्मनी
इंग्लैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस आदि में शक्तिशाली राजतंत्र थे। उदाहरण के लिए लुई 14वें ने 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी साम्राज्य को संगठित किया और 18वीं सदी के पहले दशक तक फ्रांस की गणना एक शक्तिशाली देश के रूप में की जाने लगी थी। इंग्लिश रिवॉल्यूशन, अंग्रेजी क्रांति। इंग्लैंड में निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर लोकतांत्रिक शासन के लिए संघर्ष हुआ। अंग्रेजी गृह युद्ध 1642 से 51 संसद समर्थकों और राजशाही समर्थकों के मध्य लड़ा गया था। संसद समर्थक किंग चार्ल्स प्रथम के निरंकुश शासन के विरुद्ध थे। चार्ल्स प्रथम शासन करने के राजा के दैवीय अधिकार में विश्वास करता था। संसद समर्थकों ने राजा द्वारा संसद की सहमति के बिना करारोपण का विरोध किया। इस गृह युद्ध के परिणाम स्वरूप राजा को प्राण दंड दे दिया गया। इंग्लैंड में ईसाई पूजा पर इंग्लैंड का चर्च कैथोलिक समर्थक था। इसने तलाक की इजाज़त जैसे कुछ ही सुधारवादी सिद्धांतों को अपनाया था कि एकाधिकार का अंत हो गया। इस सिद्धांत की स्थापना हुई कि राजा संसद की सहमति के बिना शासन नहीं कर सकता है। इंग्लैंड में 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति ने कानूनी रूप से संसद की सर्वोच्चता स्थापित की। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि शासन शक्ति की सर्वोच्चता अधिकारिणी संसद है, न कि सम्राट। इस क्रांति के दौरान संसद ने पहली बार राजा को नियुक्त किया। राजा को हटा दिया गया और उसके दामाद हॉलैंड से विलियम ऑफ ऑरेंज को राजा बनाया गया। विलियम और उनकी पत्नी मैरी दोनों को अधिकारों की घोषणा की रक्षा की शपथ लेनी पड़ी और अधिकारों की घोषणा को बिल ऑफ राइट्स 1689 के रूप में परिवर्तित किया गया। इस प्रकार अंग्रेजी गृह युद्ध 1642 से 1651 द्वारा स्थापित एक समिति संवैधानिक राजशाही के साथ इंग्लैंड संसद के वर्चस्व वाला एक लोकतंत्र बन गया। तो दोस्तों, आज तक हम लोग इतना ही करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 5 से चालू करेंगे। वैश्विक सप्तवर्षीय युद्ध से स्टार्ट करना है। अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, अभी कमी है उसे धीरे धीरे दूर किया जाएगा। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट करके बताइए आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है। आज के लिए